जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा जो फर्स्ट बैच में टेस्ट का सर करवाए थे उसका सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है ना सर के द्वारा 4 सेट करवाया गया था, 4 जो है टेस्ट लिया गया था, फुल लेंथ टेस्ट लिया गया था क्लास में। तो उसी का जो है ना इसमें फर्स्ट बैच में सेट ए करवाया गया था और सेट बी है, और सेकेंड बैच में एक्स और वाई और जेड है शायद। तो 4 सेट टोटल करवाया गया था। तो चारों सेट जो है ना हम सोचे कि इसका जो है सेट 4 सेट जो करवाए हैं सर उसको हम आपको कंप्लीट करके जो है ना ख़त्म करवा देते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सर के द्वारा डाला गया है। तो आप लोग बताइएगा कि हाँ कितना नंबर आपका आया है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक जब करिएगा तो जो है ना आपको लिंक पे जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली चल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है ना इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पहले ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री गाय तथा स्लोथ भालू किस जनजातियों का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है कि समुद्री गाय तथा स्लोथ भालू किन जातियों का उदाहरण है, बताइए कौन सा जाति होगा। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेध जातियाँ का। किसका है? सुमेध जातियाँ का, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि समुद्री गाय तथा स्लोथ भालू किन जातियों का उदाहरण है, तो क्या होगा? सुमेध जातियाँ। क्या होगा? सुमेध जातियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि नवनिर्वाचित लोकसभा, करा कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना किसके द्वारा की जाती है, बताइए। कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है फ्लेमिंग के बाम हस्त, कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है, किसको करता है, बताइए। कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है किसको, तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चालक की गति का। क्या होगा? चालक की गति को करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर का जो संबंध है ना वो किस खेल से, बताइए। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से, बताइए क्या होगा। तो दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से, तो इसका 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का जो उदाहरण है ना वो क्या है, बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण क्या है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महोगनी और क्या है? रोजवुड। महोगनी और क्या है? रोजवुड है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है थुंगन समिति, थुंगन समिति का गठन जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। थुंगन समिति का जो गठन था वो किस वर्ष किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 में जो है ना थुंगन समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है ब्रेस्ट लिस्टोवक, ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि जो है किसके बीच हुआ था, बताइए। कह रहा है कि ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि किसके बीच हुआ था, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। रूस का जर्मनी, और रूस ऑस्ट्रिया हंगरी, और रूस बुल्गारिया, इसमें क्या होगा? तीनों सही कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि जो है किनके किनके बीच हुआ था, रूस जर्मनी के बीच हुआ था, और रूस ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच हुआ था, रूस बुल्गारिया के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि नामीबिया की राजधानी जो है ना कहाँ है, बताइए। नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडहॉक है। क्या है? विंडहॉक। तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो विंडहॉक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत जो है निलंबित किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है निलंबित किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 358। क्या होगा? अनुच्छेद 358। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सबसे दक्षिण में जो है ना स्थित है, बताइए। कौन सा जैव मंडल है जो सबसे दक्षिण में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट निकोबार। क्या होगा? ग्रेट निकोबार। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल है जो सबसे दक्षिण में स्थित है, तो क्या होगा? ग्रेट निकोबार। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना प्राकृतिक रबड़ है, बताइए क्या होगा। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 11 का सी होगा, रेजीन है। क्या है? रेजीन, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है, तो रेजीन। क्या है? रेजीन। नेक्स्ट आइए। तांबा की वस्तुओं और अपनी चमक, तांबा की वस्तुओं अपनी चमक जो है ना खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है, बताइए। कह रहा है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती, जो क्या है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। क्या है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि रानीपुर बाघ रिजर्व जो है ना, रानीपुर बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है बताइए। रानीपुर बाघ रिजर्व जो है कहाँ स्थित है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में। कहाँ, यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य जो है ना कौन सा है बताइए। कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है ना, आप लोग दो कन्फ्यूजन में रहिएगा। अगर यहाँ पे कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य बोलेगा तो अगर इसका पीडीएफ का आंसर देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बोलेगा ना तो झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्तमान में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य बोलेगा तो झारखंड होगा, लेकिन इस पीडीएफ में आंसर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन अगर वर्तमान का बात करें तो झारखंड होगा आंसर। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट है पीएच स्केल का आविष्कार जो है ना कब किया गया था बताइए। पीएच स्केल का जो आविष्कार है वो कब किया गया था बताइए, क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1909 में किया गया था। कब किया गया था, 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का जो है ना आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा मानव विकास सूचकांक के प्रथम प्रकाशन से जो है कौन संबंधित जो है ना नहीं है बताइए। कह रहा है मानव विकास सूचकांक से जो है कौन मतलब मानव विकास सूचकांक के प्रथम प्रकाशन से कौन संबंधित जो है ना नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 IUCN नहीं है, लेकिन जो है ना UNDP है, मबहूल उल हक है और इंगो कॉल है। ठीक है, तो कह रहा है मानव विकास सूचकांक के प्रथम प्रकाशन से कौन संबंधित नहीं है, तो IUCN नहीं है, लेकिन UNDP, मबहूल उल हक और इंगो कॉल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सही सम्मिलित है बताइए। इसमें सही छांटना है ना कि सही इसमें कौन सा बताइए। अगर स्वीडन का बात करें तो नेसेट ये क्या है, तो गलत है। फ्रांस का बोलेगा राष्ट्रीय पंचायत, ये भी क्या है, गलत है। और पोलैंड का बोलेगा तो सोजिम, इसका संसद का नाम जो है ना, पोलैंड देश के संसद का नाम जो है सोजिम कहते, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो इसमें सी जो है ना 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर स्वीडन का बात करें, स्वीडन की संसद को क्या बोलते हैं, तो स्वीडन की संसद को जो है ना रिक्स डॉग बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिक्स डॉग, याद रखिएगा। अगर फ्रांस का बात करें तो फ्रांस के संसद को क्या बोलते हैं, तो फ्रांस के संसद को जो है ना पार्लियामेंट फ्रैंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट फ्रैंकस बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे जापान का बात करें तो जापान को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइट, याद रखें। जापान का तो पता ही होगा। इसमें जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर केवल सी था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे करा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस भारतीय राज्य के समाज एवं जो है ना संस्कृति का वर्णन किया था बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस भारतीय राज्य के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया था, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है बिहार के किस जिला में गणितीय मॉडलिंग केंद्र जो है ना की स्थापना की गई बताइए। बिहार के किस जिला में गणितीय मॉडलिंग केंद्र की स्थापना की गई है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पटना में किया गया। कहाँ किया गया, पटना में। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि डॉलर बहू पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है बताइए। डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुधा मूर्ति है। कौन है, सुधा मूर्ति। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां जो है ना स्थापित की थी बताइए। कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां जो है स्थापित की थी, तो 21 का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या, गुजरात और बिहार। क्या, गुजरात और बिहार। तो कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी, तो गुजरात और बिहार। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नवाब सिराजउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख जो कारण था ना, क्या था बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि नवाब सिराजउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, बी। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का क्या दुरुपयोग किया था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा, सारा क्वेश्चन जो हैंडेड क्वेश्चन है सारा जो है ना बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा सेट किया गया सर के द्वारा। तो पूरा क्लास को देखिएगा तब पता चलेगा ना कि हाँ किस प्रकार जो है ना चारों सेट में क्वेश्चन दिया गया है। और इसका जो है ना 4 सेट है, चारों सेट आपको हम खत्म करवा देंगे। तो पहला जो है सेट ए है, उसके बाद सेट बी होगा, उसके बाद सेट एक्स और वाई होगा। तो कह रहा है ना क्वेश्चन में कि नवाब सिराजउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्षों का जो प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेज ने व्यापार छूटों का क्या किया, दुरुपयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि बंगाल का नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि वह विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे थे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे कह रहा है ना कि बंगाल का नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे थे। बताइए ऑप्शन को देखिए, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा बताइए।
तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? सुजाउद्दीन। क्या होगा? सुजाउद्दीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करानीन में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है ना प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? बताइए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? बताइए किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लीटन। क्या होगा? लॉर्ड लीटन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करा कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे? बताइए, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। क्या होगा? 34 नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट आइए, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो है नेतृत्व किसने किया था? बताइए, कह रहा है यहाँ पे 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। क्या होगा? तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1924 का बंगाल का जो है ना तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? बताइए, कह रहा है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? बताइए क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मंदिरों में भ्रष्टाचार। क्या होगा? मंदिरों में भ्रष्टाचार। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ष 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है ना किसने की थी? बताइए, कह रहा है कि वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? मतलब किसने किया था? बताइए क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन एम जोशी। क्या होगा? एन एम जोशी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है ना अध्यक्ष थे? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का जो है ना प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से। क्या होगा? कलकत्ता से। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी जो गवाह है ना निम्न में से कौन था? बताइए, अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह निम्न में से कौन था? बताइए क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र गोसाई। क्या होगा? नरेंद्र गोसाई। चलिए नेक्स्ट आइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो है स्थापना हुई थी कब? बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी में। क्या होगा? 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें जो है ना पर प्रकाशित किए गए थे? बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? बताइए, ऑप्शन को पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, हिंद स्वराज में। क्या होगा? हिंद स्वराज में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है गांधीयन इनोवेशन मतलब गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? बताइए, यहाँ पे कह रहा है गांधीयन इनोवेशन मतलब गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य किससे है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन मतलब गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य किससे है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का जो है ना विरोध किसने किया था? बताइए, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का जो विरोध किया था किसने किया था? बताइए क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास। क्या होगा? CR दास। तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो CR दास ने किया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस कवि को जो है ना टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? बताइए, किस कवि को जो है ना टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? मतलब टैगोर ऑफ पंजाबी कहते हैं, किसको कहते हैं? बताइए। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूरन सिंह को। क्या होगा? पूरन सिंह को। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए, भारत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। कब हुआ था? 1925 में जो है ना भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्वराज पार्टी के जो है ना प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से जो है ना प्रारंभ किया गया था? बताइए, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज। क्या होगा? पूर्ण स्वराज। चलिए नेक्स्ट आइए,
कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका जो है ना किसने निकाला था, बताइए। कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका जो है किसने निकाला था, बताइए क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने निकाला था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है अविनाशी राज्यों को विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था होती है, कौन सी व्यवस्था होती है। अविनाशी राज्यों को विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था जो होती है वो कौन सी व्यवस्था होती है, बताइए क्या होगा। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, परिसंगठनात्मक व्यवस्था। क्या होगा, परिसंगठनात्मक व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा अधोलिखित में से कौन समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कि इसमें जो है ना कह रहा है क्वेश्चन में अधोलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। तो जो है ना इसमें जो है ना ऐतिहासिक भौतिकवाद है और द्विधात्मक भौतिकवाद है और विसंबंधन और वर्ग संघर्ष है, लेकिन जो है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को जो है ना पारित होना अनिवार्य है, बताइए किसके द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, किसके द्वारा, बताइए क्या होगा। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्या होगा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा जो है ना मतलब पारित होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, कौन होता है, बताइए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रपति द्वारा। क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, बताइए। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, बताइए। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। क्या होगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को जो है ना कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। क्या होगा, 1949 में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नांकित में से किन्हें जो है ना किसे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में जो है ना मान्यता दी है, बताइए। निम्नांकित में से किन्हें जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों होगा। मतलब आवास का अधिकार है और विदेश यात्रा का अधिकार दोनों होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं निम्नांकित में से किन्हें जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो आवास अधिकार को भी मान्यता दिया है, विदेश यात्रा का अधिकार को भी मान्यता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता हो कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम जो है ना कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। ऑप्शन को देखिए पहले, बताइए क्या होगा आंसर। तो 48 का जो आंसर होगा, 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। क्या होगा, 15 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, बताइए। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, बताइए क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। क्या होगा, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में है, ठीक है, याद रखिए। 49 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है मतदान देने का अधिकार। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान देने का अधिकार जो है होता है ना कैसा अधिकार होता है, बताइए। मतदान देने का अधिकार जो होता है कैसा अधिकार होता है। देखिए इस पीडीएफ में जो है ना इसका आंसर आप देखिएगा तो इसका आंसर जो है ना बी है, लेकिन ये क्या है ना गलत है। यहाँ पे ना ये बी नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है तो कानून अधिकार है, क्या है कानूनी अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको संवैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं है ना, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, कानूनी अधिकार होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था।
आप लोग को याद रखिएगा ना, आप लोग को ना आंसर सटीक आंसर मिलेगा, आप लोग मिला के भी देख लीजिएगा, आपको गलत आंसर जो है ना बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पहले जो है ना जांच पड़ताल करके जो है ना कौन सा किसका आंसर गलत है उसके बाद है जो ना आपको आप लोग के लिए क्लास आता है। तो आप इस बात को निश्चिंत रहिए, आप लोग को जो है ना गलत आंसर बाय मिस्टेक का हो जाता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था, बताइए क्या होगा। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था, केटी शाह ने। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत, यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना से निहित है, बताइए किस में है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना से निहित है, किस में। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ मतलब जो है ना कौन दिलवाता है, बताइए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, बताइए। इसमें कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 1 और 2 दोनों होगा, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों होगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, स्वर्ण सिंह समिति की। क्या होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करा चेक ड्राफ्ट, करा चेक ड्राफ्ट हुंडी प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण जो है ना लोग उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या साख मुद्रा ही कहलाती है, बताइए क्या कहलाएगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, क्या है, बताइए। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। तो कह रहा है मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या है। तो सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, बताइए। मुद्रा जो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है क्या है, बताइए। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। तो यहाँ पे कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन का जो अर्थ होता है ना क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में क्या होगा, गिरावट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जो है ना क्या है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, जुलाई से जून। क्या होगा, जुलाई से जून। वर्तमान में जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष की जो अवधि है वो जुलाई से जून ही है। क्या है, जुलाई से जून होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर जुलाई से जून होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। इंपीरियल बैंक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में हुआ था। कब होगा, 1921 में हुआ था इंपीरियल बैंक का स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण बैंकिंग से। क्या होगा, ग्रामीण बैंकिंग से। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में जो है ना निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया, बताइए। मतलब किसका चित्र जो है ना अंकित है, बताइए क्या होगा। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हम्पी के पत्थर से बना पत्थर है, ठीक है, इसका चित्र जो है ना अंकित है। 50 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है। तो हम्पी के पत्थर से बना रथ का चित्र अंकित है। अगर यहाँ बात करें कि मंगलयान का जो है ना किस नोट पे है। तो मंगलयान जो था ना, जो अभी हाल ही में 2000 का नोट बंद हुआ उस पर 2000 पे जो है ना मंगलयान था, ठीक है। अगर सांची स्तूप का बात करें, सांची स्तूप का, तो ये 200 के नोट पे है। किस पे है, ये 200 के नोट पे जो है ना सांची स्तूप है, ठीक है। अगर लाल किला का बात करें तो लाल किला जो है ना किस पे है। तो 500 पे है। किस पे है, तो 500 पे, ठीक है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलयान बोलेगा तो 2000, सांची स्तूप बोलेगा तो 200, लाल किला बोलेगा तो 500, हम्पी का पत्थर बोलेगा बना रथ तो 50 रुपये। और यहाँ बात करिएगा, यहाँ पे बात करेंगे 100 रुपये के नोट पे किसका है। तो रानी का वाव है। और अगर 10 रुपये के नोट पे बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगर 20 रुपये के नोट का बात करें तो लेरा की गुफाएँ हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है ना कब किया गया था, बताइए। ऐसे ही टॉपिक के लिए जो है ना आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रहिएगा ना, उसमें बहुत सारा जो है ना इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है ना उस पर दिया जाता है, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारा PDF कंटेंट वगैरह जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक GK होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, वो सारा करंट रिलेटेड जो भी होता है ना सारा उस टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है, इसलिए सभी लोग जो है ना राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल को सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है ना कब हुआ था, बताइए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में हुआ था। नेक्स्ट है OTCEI क्या है, बताइए। OTCEI क्या है, बताइए, क्या होगा, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो है ना एक शेयर बाजार है। क्या है, भारत का एक शेयर बाजार है। चलिए नेक्स्ट आइए, कर अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, ट्रेजरी बिल। क्या, ट्रेजरी बिल। चलिए नेक्स्ट आइए, करा नीफ। नीफ जो है ना जीन किससे में पाया जाता है, बताइए। नीफ जीन किस में पाया जाता है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, राइजोबियम में। क्या किस में पाया जाता है, राइजोबियम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी क्या है, बताइए। पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी क्या है, बताइए, क्या होगा, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। क्या होगा, यूग्लिना। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, बताइए। कह रहा है कि बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार का होना किस रोग का लक्षण है, तो बताइए कि क्या होगा, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया। क्या होगा, मलेरिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए 69 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी, बताइए। कह रहा है सिस्टेमा नेचुरल या तो नेचुरे पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, याद रखिएगा। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोलस लिनियस। क्या होगा, कैरोलस लिनियस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक जो है ना ने प्रस्तुत किया था, बताइए। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, बताइए, क्या होगा, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडिश ने किया था। कौन किया था, स्वीडिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है विटामिन के का संश्लेषण करने वाले जीवाणु, मतलब जो है ना जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में जो है ना मौजूद रहता है, बताइए। कह रहा है कि विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहता है, बताइए, क्या होगा, तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलन में। किस में, कोलन में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है, बताइए। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है, बताइए, क्या होगा, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा निम्नलिखित में से किसके अणु के बारंबारता से सेलुलोज बनता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणु के बारंबारता से सेलुलोज बनता है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मायोसिन क्या है, बताइए। मायोसिन जो है ना क्या है, बताइए। मायोसिन एक प्रकार का जो है ना क्या है, तो फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट है हाइपोक्सा जो है ना उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है, बताइए। हाइपोक्सा उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। तो हाइपोक्सा उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट आइए, 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कर्मवृत्त में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। देखिए कह रहा है ना, पहला कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे सभी में समान रूप से होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे सभी में समान रूप से होता है, बिल्कुल सही है। और श्वासोच्छवास प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके से होता है, भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो 76 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जड़ के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि जल के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब क्या होगा, तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका रस में विलयों की सांद्रता अधिक हो। क्या होगा, कोशिका रस में विलयों की सांद्रता अधिक हो। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पौधों में पोटेशियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, बताइए। पौधों में पोटेशियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विसरण विधि। क्या होगा, विसरण विधि के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है किससे होता है, बताइए। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है किससे होती है, तो दाएं नीलय से होता है। क्या होता है, दाएं नीलय से होता है, याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा।
चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना गाढ़ा, लसलसा और सियान होता है, बताइए। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और सियान होता है, बताइए क्या होगा। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या होगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है, बताइए। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस जो है ना अवस्थित रहता है। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोमेंस कैप्सूल में। क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, 82 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, बताइए। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। क्या होगा, लाइसोजाइम। चलिए नेक्स्ट आइए, 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, बताइए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है, जन्म हार्मोन भी है, दूध निष्कासन हार्मोन भी है और लिंगन या प्रेम हार्मोन भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, तो जन्म हार्मोन, दूध निष्कासन हार्मोन और लिंगन या प्रेम हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है 84 नंबर ग्रेव रोग है क्या है, बताइए। ग्रेव रोग जो है ना क्या है। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग है। तो ग्रेव रोग क्या है, ग्रेव रोग क्या है, तो अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग है। चलिए नेक्स्ट आइए, 83 नंबर का है थाइमस ग्रंथि संबंधित है किससे, बताइए। थाइमस जो ग्रंथि है किससे संबंधित है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से। तो कह रहा है थाइमस ग्रंथि संबंधित किससे है, तो लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बताइए। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, बताइए। कर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। क्या होगा, अभिनव बिंद्रा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, बताइए। अब जो है ना सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। क्या होगा, रजत पदक जीता। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया, बताइए। किस खेल के वो खिलाड़ी थे, बताइए। कह रहा है किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट के खिलाड़ी थे। किसके थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने, बताइए। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास लखेड़ा। क्या है, विकास लखेड़ा। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा हालिया में जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि हाल ही में जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, IIT मद्रास। क्या होगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं, बताइए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और केरल। क्या हो, कर्नाटक और केरल। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। क्या होगा, 5 लाख। चलिए नेक्स्ट आइए, कर ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं, बताइए। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश। क्या होगा, PR श्रीजेश। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल जो है ना लॉन्च किया है, बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी जो है ना कौन सी है, बताइए। फॉर्चून ग्लोब 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है।
तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पर्वत प्रहार। क्या होगा? पर्वत प्रहार। तो नेक्स्ट आइए कराइए साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँव को जो है ना मान्यता दी गई है? बताइए। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँवों को मान्यता दी गई है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35। कितने दिया गया है? 35 को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आइए करा 18वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वीरता पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया है? बताइए। करा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 103। क्या होगा? 103। चलिए नेक्स्ट आइए करा पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट। करा पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया था? बताइए। कह रहा है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया था? तो 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 50 किलोग्राम। क्या होगा? 50 किलोग्राम। तो सेट नंबर ए जो था ना क्लास का टेस्ट ये कंप्लीट हो गया। आगे जो 3 सेट और बचा हुआ है तो आप लोग को बोलिएगा तो तीनों सेट और करवा देंगे। और इस क्लास को जो है ना कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा डाला गया था। तो क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आज ये जो है ना इस क्लास का पीडीएफ आप वहाँ पर डाल देंगे तो आप वहाँ से पीडीएफ जो है ना ले सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि वो तीनों सेट जो बचा हुआ तीनों सेट को कंटिन्यू करवा देंगे। और बाकी कमेंट में जो भी बोलना है आप बोलिएगा ज़रूर और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।